हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आर्डर एडुडेन। और आज हम आपके लिए जो हिस्ट्री की हमने सीरीज स्टार्ट की है उसको कंटिन्यू करेंगे, जहां हमने कल जो इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री है उसको शुरुआत की थी, जहां मैंने आपको बताया कि औरंगजेब की मृत्यु हुई। उसके बाद जो लास्ट रूलर जिसके पास पावर थी और जो असर्टिव काम कर सकता था, जिसके पास इतनी पावर थी कि जितनी जो औरंगजेब की टेरिटरी थी वहां पर उसका कंट्रोल था, तो वो थे बहादुर शाह फर्स्ट। लेकिन कल मैंने आपको एक बात कही थी कि उससे पहले जो नेक्स्ट सक्सेशन आएगा कि मुगल्स कैसे हुए, उसके बाद मराठा, जितनी भी जो सिस्टम बताना है, उससे पहले मैं आपको बताऊंगा कुछ टर्मिनोलॉजीज। और टर्मिनोलॉजीज के अंदर हम देखेंगे कि मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलता था, मराठा कैसे चलता था, और जो रीजनल है वहां पर किस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन है और क्या टर्मिनोलॉजीज चलती हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं मुगल एडमिनिस्ट्रेशन को। और मुगल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, कल जब मैं आपको बता रहा था कि सेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन था, तो वहां पर क्या था कि कुछ जो है वो डायरेक्ट कंट्रोल में था और जो सेंट्रल पावर है वहां पर, जैसे अगर हम इस समय पर इंडियन सिस्टम को देखते हैं, जैसे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट बनती है जिसमें इस समय प्राइम मिनिस्टर मोदी हैं, उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, ऐसे ही स्टेट्स हैं, तो इसी तरह से वहां पर सूबेज होते थे। तो जब हम बात कर रहे हैं अभी सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की, तो सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन में कौन कौन होगा? सबसे पहला होता है हमारा एम्परर। एम्परर का होना बहुत जरूरी है क्योंकि किंग है, और जब किंग होगा तभी तो काम चलेगा। अब किंग कौन कौन से होते हैं? जैसे अगर मुगल सिस्टम की बात कर रहे हैं, बाबर से शुरू हुआ, फिर हुमायूं, फिर अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब और बहादुर शाह फर्स्ट तक मैंने आपको बता दिया, ये सब हो गए एम्परर। अब एम्परर्स हो चुके हैं, उसके बाद क्या होते हैं? अब अकेला काम तो सारा किंग नहीं करेगा, उसके लिए कुछ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स चाहिए होते हैं, उन्हें बोला जाता है दीवाने खास। अब उसके अंदर में अलग अलग हायरार्की होगी, जिसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट जो है वो है वजीर। और वजीर को इस तरह से मान लीजिए जैसे कि प्राइम मिनिस्टर है। जो किंग है वो मेन पावर है, उसके बाद जो सबसे बड़ी पावर आती है वो वजीर की आती है। और उसके बाद जब पावर आ गई है, पावर कैसे मेंटेन करनी है, क्योंकि पावर में इसमें क्या है, रेवेन्यू और फाइनेंस जो है उसको संभालता है वजीर। और रेवेन्यू और फाइनेंस जो है वो कितने इंपॉर्टेंट है, वो इस बात से देखिए कि अगर किंग के पास पैसे हैं और वो ऐसे काम कर सकता है जो पब्लिक के लिए जरूरी है, या उसे कोई मिलिट्री फंक्शन करना है, या कहीं पर जाकर चढ़ाई करनी है, आर्मी को मेंटेन करना है, तो उसके लिए उसे रेवेन्यू चाहिएगा। क्योंकि जो मार्केट है वो तभी चलेगी जब आपने कोई करेंसी फ्लोट कर रखी है, तो उसके लिए फाइनेंसेस जो है वो सबसे इंपॉर्टेंट डिपार्टमेंट होता है। अगर इसका संदर्भ अभी अगर हम देखते हैं तो जो कैबिनेट बनती है, कैबिनेट के अंदर अलग अलग टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे पोर्टफोलियो होते हैं जो बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं, जिसके अंदर में हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर आता है, फॉरेन मिनिस्टर आता है, होम मिनिस्टर और डिफेंस मिनिस्टर। ये वो किचन कैबिनेट है जो बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट करते हैं। उसके अंदर में सबसे इंपॉर्टेंट हो गया वजीर, जो मेनली हमारा रेवेन्यू और फाइनेंस को देखेगा। फिर डिफेंस भी देखना, और डिफेंस कौन देखेगा? मीर बख्शी। मीर बख्शी क्या है? वो मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन को देखता है। फिर होता है हमारा सदर उल सुदर। इसका मतलब क्या है? जो जुडिशरी को देखेगा वो होगा हमारा, रिलीजियस मैटर को देखेंगे हमारे सदर उल सुदर। और फिर काजी होंगे, जो काजी क्या करते हैं, वो मेनली हमारा जुडिशियल काम करते हैं। और जो काजी वाला पार्ट है वो इस तरह से देखिएगा कि जब हम मुस्लिम्स को देखते हैं और मुस्लिम एडमिनिस्ट्रेशन के, और जब हम मुस्लिम्स को देखते हैं, मुस्लिम्स में आज भी जो एक काजी होता है वो रिलीजियस हेड को बोला जाता है। उसी तरह से जब हम मुगल्स की बात, जो इस्लाम को फॉलो करने वाले थे, तो उसके लिए जो काजी है वो हमारा, जो चीफ जज होगा वो होगा हमारा काजी। अब काजी के बाद क्या है? काजी के बाद आता है हमारा सूबा, और जो प्रोविंशियल है वहां पर क्या होगा? अब प्रोविंस में जैसे हम स्टेट है, उसी तरह से होता है हमारा सूबा। और सूबे के अंदर क्या होंगे? सूबे के अंदर होगा सूबेदार। सूबेदार ये वो सूबेदार नहीं है जो आर्मी के अंदर होता है, वो आर्मी के अंदर भी जो टर्मिनोलॉजी आई है वो यहीं से आई है। इसके अंदर में फिर जो सूबा होगा, सूबे के अंदर भी अलग अलग टाइप से बांटा जाता है, जहां पर हम सरकार बांटते हैं। सरकार क्या होगी? ये हो गया हमारा डिस्ट्रिक्ट। और उसके बाद आते हैं परगना।
परगना हो गए सब डिस्ट्रिक्ट्स। जैसे अभी भी अगर आप कोलकाता की तरफ जाते हैं तो नॉर्थ परगना, साउथ परगना, 13 परगना, जो ये सब जो परगना अभी भी चलता है, जो नाम अभी भी अगर यूज हो रहा है तो वो इसीलिए हो रहा है क्योंकि इसका रेलेवेंस मुगल सिस्टम से ही चलता हुआ रहा है। फिर सूबा है तो सूबेदार भी होगा जो उसको मेंटेन करेगा, और दीवान का काम ही होता है रेवेन्यू ऑफिसर की तरह काम करता है। और फौजदार, आप फौज से ही अगर देख पा रहे होगे तो इसका काम है कि मिलिट्री जो ऑफिसर की तरह काम करता है वो होगा हमारा फौजदार। अब हमने प्रोविंशियल सिस्टम भी देख लिया। उसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम आता है, जब मैंने आपको अभी बताया कि जो फाइनेंस है वो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर आपके स्टेट के अंदर फाइनेंसिस ठीक नहीं है और अगर मार्केट नहीं चल रही है, तो मार्केट अगर होगी तो आपको लेन देन करना पड़ेगा। और अगर जो सिस्टम है अभी भी अगर हम देखते हैं तो हमसे जो गवर्नमेंट है वो टैक्स कलेक्ट करती है और उस टैक्स के बेस पर ही वो खर्चा करती है और उस खर्चे से ही हमारा पूरा सिस्टम चलता है। तो इसीलिए जब सिस्टम अगर आता है, रिवेन्यू सिस्टम आएगा, तो मुगल्स के टाइम पे कैसा सिस्टम था? सबसे इंपॉर्टेंट सिस्टम है कि जब्त सिस्टम था। जब्त सिस्टम में क्या है? एक स्टैंडर्डाइज रिवेन्यू सिस्टम था जो फिक्स कर दिया जाता था ओवर प्रोडक्टिविटी। अगर किसी लैंड के ऊपर ज्यादा प्रोडक्टिविटी हो रही है तो मान लीजिए 1/4 ले लिया, किसी में 25% है, किसी में 10% है, किसी में 20% है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्टिविटी ये फिक्स कर दिया जाता था। उसके बाद आता है जागीरदारी सिस्टम। जागीरदारी सिस्टम क्या होती है कि जब मुगल सिस्टम के अंदर जागीर्स को बांट दिया जाता। जागीर्स क्या है? ये गिफ्ट्स होते थे जो किंग्स हैं वो अपने किसी ना किसी रिलेटिव को या कोई ऑफिशियल अच्छा है उसको जागीर दे दिया करते थे। वहां जागीर से एक फिक्स रेवेन्यू वो लेके आता था और वहां अगर जागीर दी है तो वहां से टैक्स कलेक्शन का काम जो जागीरदार होगा वहां पर वो टैक्स कलेक्शन करता था और उसका एक पार्ट वो देता था सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन को। और जो जागीर्स हैं, जब मैं आपको बहादुर शाह फर्स्ट बता रहा था वहां पे मैंने आपको बताया 13 करोड़ का नुकसान हुआ था 1707 से 1708 के बीच में। वो आप प्रीवियस वीडियो के अंदर देख भी सकते हैं। उसकी सबसे बड़ी वजह थी कि बहादुर शाह ने बहुत सारी जागीर्स दे दी थी। और अगर आप जागीर्स दे रहे हैं तो सेंट्रल जो है कंट्रोल से वो लैंड बाहर चली जाती है और जो आपको वहां से रेवेन्यू आना था वो कम हो जाता है। तो जो दो मेन सिस्टम थे वो थे जब्त सिस्टम और जागीरदारी सिस्टम। एक और सिस्टम जो है जो अकबर के टाइम पे शुरू हुआ था और वो अभी तक चलता था, उसके अंदर में क्या था? दीन दसाला सिस्टम, जिसमें 10 ईयर सेटलमेंट किया जाता था। इसी सिस्टम को जब हम ब्रिटिश इंडिया कंपनी की देखेंगे तो उसमें एक परमानेंट सेटलमेंट सिस्टम था जिसमें 10 साल के लिए एक रेवेन्यू फिक्स कर दिया जाता था। अब ये रेवेन्यू सिस्टम जो फिक्स कर दिया जाता था उसका रेलेवेंस कहां? ये बीरबल ने अकबर के टाइम में, मतलब 16th सेंचुरी के अंदर कोई लॉ बनाया है और वो 18th सेंचुरी के अंदर भी अगर यूज हो रहा है तो इसका रेलेवेंस यहां से आएगा। अब जब टोडरमल ने बनाया था तो उन्होंने बड़ा एक साइंटिफिक मेथड बनाया था जिसके अंदर में बिस्वा एक टर्म यूज करते थे जहां पे लैंड मेजर की जाती थी और उसके साथ साथ जो लैंड है उनको अलग अलग कैटेगरी के अंदर डिस्ट्रिक्ट क्लासिफिकेशन कर दिया जाता था। अब क्लासिफिकेशन किस बेस पे किया जाता था? क्लासिफिकेशन है जो मेनली 4 तरह की जो लैंड है वो होती है। इसके अंदर में जो सबसे पहली लैंड है वो है पोलाज लैंड। अब ये अगर आपको इस टर्म में बताऊं, ये वो एलिविलियल लैंड होती है जहां पर हमारे पास एनुअल प्रोडक्टिविटी रहती है। अब एनुअल प्रोडक्टिविटी कहां होगी? अगर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी है। दूसरा, जो लैंड जहां पर नई नई सोयल आती रहती है, जैसे कि अगर मान लीजिए कोई रिवर जा रही है तो रिवर के आसपास वाला एरिया है, वहां पर हमारे को नई नई सोयल मिलती रहती है, एलिविलियल सोयल मिलती रहती है जो बहुत ज्यादा उपजाऊ होती है। तो ऐसी जगह जो होती है यहां पर रेगुलर टर्म्स में एनुअली 2 बार क्रॉप ले ली जाती है तो उसे बोला जाता था पोलाज। उसके बाद जो दूसरी पार्ट जो आती थी वो थी पारुती। पारुती के अंदर क्या है? ये ऐसी लैंड होती थी जहां पर अगर इसकी जो फर्टिलिटी है वो उतने लेवल की नहीं होती थी। यहां पर अगर आपने एक बार क्रॉप ले ली है तो आपको थोड़े दिन के लिए छोड़नी पड़ती थी। अब छोड़ना कितना होता था कि आपने 1 से 2 साल के लिए उस लैंड को छोड़ दिया। अब छोड़ना क्यों है? क्योंकि जब वहां पर आप कोई क्रॉप नहीं उगाएंगे तो वहां पर नॉर्मली ही जब नेचुरल सिस्टम के तहत वहां पर फर्टिलिटी बढ़ जाती है और नेक्स्ट सीजन के अंदर वहां पर क्रॉप ले सकते हो। वहीं अगर इससे भी जो बुरी हालत होती थी वो थी चाचर की। और चाचर के अंदर जहां पर 2 से 4 साल तक हमें एक गैप देना पड़ता था तब जाकर वहां पर फैसिलिटी हो पाती थी।
इसके अंदर में इन दोनों केसेस में जो रेनफॉल है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती थी। रेनफॉल इसलिए कि अगर मान लीजिए कोई पारुती है लेकिन वहां पर अगर रेगुलर रेन्स आ रही हैं और वहां पर इरिगेशन की फैसिलिटी है तो क्या पता 2 साल लगातार हो जाए, लेकिन अगर वहां पर रेन नहीं हुई है तो क्या पता 2 साल नहीं हो। तो ये एक सिस्टमेटिक सा मैनर है जहां पर क्या पता 2-3 साल लगातार ले ली क्योंकि वाटर की फैसिलिटी थी, और क्या पता 2-3 साल नहीं लेगी क्योंकि वाटर की फैसिलिटी नहीं रही। और जो लास्ट आती है वो आती है बंजर। अब बंजर क्या है? बंजर वो लैंड है जहां पर आपके पास ना इरिगेशन की फैसिलिटी है और उस सोयल की जो फर्टिलिटी है, जो उसके अंदर में अनाज उपजाने की जो क्षमता है वो इतनी खराब है। इसके अंदर में मोस्टली जो रेगिस्तान वाला रीजन है जहां पर आपके पास इरिगेशन की फैसिलिटी भी नहीं होती है और जो रेतीली मिट्टी है वहां पर उर्वरक क्षमता जो है, जो उसकी फर्टिलिटी है वो भी कम होती थी, उसमें बोला जाता था बंजर। ऐसी ऐसी जगह पर कई बार 5-5 साल में कोई एक फसल आ जाती थी तो आ जाती थी। कभी बारिश हो गई और आपने डाल रखे तो हो गई, लेकिन अब का राजस्थान और तब के राजस्थान में ये फर्क ये है कि अब जैसे एक कैनाल सिस्टम बनाया है, इरिगेशन की फैसिलिटीज पहुंचने लग गई हैं, तब ऐसा नहीं था। अब उसके बाद जब हमने ये देख लिया कि लैंड रिवेन्यू हो गया, लैंड बता दिया लैंड किस टाइप की थी, और लैंड के साथ साथ अगर प्रोविंशियल तौर पे भी देखा जाए तो आपको वजीर बता दिया। उसके बाद अगर रिवेन्यू कलेक्शन करना है तो हर एक लेवल पर होता था। वजीर के नीचे होता था दीवाने आम। आम इनका काम क्या होता था? ये रिवेन्यू कलेक्शन करते थे सेंट्रल लेवल पे, वजीर के बाद होते थे ये, और सूबेदार होते थे मेन सूबास के अंदर। और उसके बाद की जो 2 टर्म है वो अभी भी आप सुन पा रहे हो, कई बार आपने कानूगोस भी सुना है और पटवारी भी सुना है। पटवारी क्या होता है? एक गांव या 2 गांव का एक पटवारी होता है जो वहां पर लैंड रिकॉर्ड रखता है। अभी भी जो है वो पटवारी टर्म है, वो नॉर्थन इंडिया में लगभग कई जगह पर अभी भी पटवारी नाम से ही होता है, और कानूगो भी होता है। जब 4-5 पटवारी 6-7 पटवारी के ऊपर एक कानूगो होता है, उसी लेवल पर सब डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कानूगो और फिर विलेजेस लेवल पर पटवारी होता है। अब इसके साथ साथ जब हमने मुगल सिस्टम देखा और हमने फाइनेंस देख लिया, उसके बाद आती थी हमारी जुडिशियल सिस्टम। मैंने आपको बताया जो मुगल एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो सारे के सारे इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले थे, और इसी के साथ जो सुन्नी सेक्ट है वहां पर ज्यादा इस्लाम फेथ को फॉलो करने वाले थे, और यहां पर मोस्टली जो शरिया लॉ है वो चलता था। तो कौन होंगे? काजी इसके यहां पर मेन जुडिशियल जज की तरह काम करते थे, और लॉ किस तरह का होता था? शरिया लॉ। अब शरिया लॉ है वो करंट के रिस्पेक्ट में अगर हम देखते हैं तो अफगानिस्तान और जितने भी जो इस्लामिक स्टेट हैं और जितने कई सारे जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आईसिस वगैरह भी हैं, वो भी ये कहते हैं कि हमें शरिया को लगाना है। अब शरिया अगर सऊदी अरेबिया में भी लगा हुआ है और अगर किसी टेररिस्ट जो आईसिस स्टेट है वहां पर भी लगा हुआ तो उनमें फर्क आ जाता है। अब जो अगर सऊदी के अंदर एक नया चेंज करके कुछ शरिया लेके आए हैं, वहीं जो आईसिस वाले होंगे वो प्रिमिटिव लेवल पर ही जाते, तो शरिया चलता था और काजी चलते थे। उसके बाद मिलिट्री जो है, मिलिट्री के अंदर होते थे मनसबदारी सिस्टम। मैंने आपको बताया था मनसब क्या है? एक रैंक होता है। अब रैंक किस बेस पे होता था कि कितनी आपके पास आर्मी है। अगर आपके पास 1000 की आर्मी है तो आप छोटे मनसब वाले हैं, 5000 की आर्मी है तो आप बड़े मनसब वाले हैं, और मनसब के हिसाब से रैंक दिया जाता था। अगर आप कोर्ट में जाते थे, जो मेन एम्परर के कोर्ट में जाते थे, जितना आपका मनसब ज्यादा होता था उतना ही आपका हायर रैंक हो जाता था। और उसी के साथ साथ होती थी स्टैंडिंग आर्मी। मनसबदार क्या करता था? मनसबदार को एक एरिया दे दिया, वहां का हेड है, अब वो रिवेन्यू कलेक्ट करेगा और उसके साथ साथ उसे अपनी आर्मी मेंटेन करनी पड़ती थी। वो आर्मी का खर्चा उस रिवेन्यू से लेके आता था। वहीं जो सेंट्रल स्टैंडिंग आर्मी है ये डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में होती थी। अभी के रिस्पेक्ट में अगर इंडिया के पास जो स्टैंडिंग आर्मी है जिसको पे किया जाता है, तो उसी तरह से स्टैंडिंग आर्मी होती थी मुगल्स के सिस्टम पे भी। और सबसे पहले जो स्टैंडिंग आर्मी को लेके आने वाला था वो अलाउद्दीन खिलजी था, खिलजी डायनेस्टी के टाइम पे। जब हम मेडाइवल पढ़ेंगे तब बिल्कुल बताया जाएगा। और जो अलाउद्दीन खिलजी के टाइम में जो रेफरेंस के बात में बताऊं, अलाउद्दीन खिलजी पहला था जिसने एक सैलरी जो थी वो डायरेक्ट देने लगा था। ये था पूरा मुगल एडमिनिस्ट्रेशन किस तरह से चलता था, और क्या बेसिक टर्मिनोलॉजीज हैं जो मुगल एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर है। क्या उनका रिवेन्यू सिस्टम था, कौन वजीर कौन मीर बख्शी, कैसे सूबा बना, कैसे प्रांत बना, कैसे
उसके बाद सरकार है, क्या जो सिस्टम है वो पूरा मुगल का मैंने आपको बता दिया। कल जब हम डिस्कस करेंगे तो कल हम ये देखेंगे कि मराठा कैसे करेंगे, और मराठा जब हम कर रहे हैं उसके साथ साथ जब रीजनल पावर को भी हम देखेंगे कि रीजनल सिस्टम के अंदर क्या सिस्टम चलता था। और जब पूरा ये सिस्टम जो बेसिक सिस्टम है वो मैं आपको बता दूंगा, उसके बाद हम प्रॉपरली शुरू करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज सब्सक्राइब टू आवर। थैंक यू।